समझते हैं। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, चलना, रोना, हंसना आदि। प्रातः काल सुबह उठने के बाद जब तक हम सो नहीं जाते बिस्तर में जाकर, तब तक की संपूर्ण कार्य हमारे द्वारा किए गए वो सारे के सारे क्रिया कहलाते हैं। सुबह प्रातःकाल आपका आंखें मलना, फिर हाथों का दर्शन करना, तो दर्शन करना क्रिया हो गया। आंख मलना क्रिया हो गया। मुंह धोना, तो धोना क्रिया हो गया। इस प्रकार से कई सारे कार्य क्रिया के अंतर्गत करते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, सभी के अलग अलग आधार पर इनके भेद किए जाते हैं, परंतु हम यहाँ कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया: वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव जहाँ कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ वाक्य में मोहन करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है, तो पढ़ता है क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक होगी। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। अब यह नोट ध्यान देने योग्य है, कर्म की पहचान के लिए हम क्रिया से क्या या किसको के माध्यम से प्रश्न करेंगे। मतलब जैसे जो हमारा पूर्व में वाक्य था, उस वाक्य में हमें क्या लगा करके प्रश्न करना है? क्रिया से। क्रिया है हमारी पढ़ता है, उससे हमने प्रश्न किया क्या पढ़ता है, तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा पुस्तक पढ़ता है। फिर यदि हमें उसका उत्तर न मिलता तो हम उसका एक और प्रश्न कर सकते हैं किसको शब्द से। किसको पढ़ता है, तो भी हमें उत्तर प्राप्त होगा पुस्तक को पढ़ता है। अतः हमें इसका उत्तर प्राप्त हुआ, तो इस प्रयुक्त वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है वो कौन सी होगी? सकर्मक। और यदि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो इसका मतलब वह अर्थ मतलब वो हमारी कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। आगे हम देखते हैं, अकर्मक क्रिया: वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का कर्म नहीं हो तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन पढ़ता है, वह स्कूल में पढ़ रहा है, तो कहाँ पढ़ रहा है? यहाँ पढ़ रहा है क्रिया का आधार है स्कूल। स्कूल क्या है? आधार है, मतलब अधिकरण कारक है, न कि कर्म कारक है। और वह क्या हो गया? कर्ता कारक है। ठीक है, इसी के बाद अगला टॉपिक आता है विशेषण। विशेषण की परिभाषा: संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नीला मोती, काला पेन, दुबला आदमी आदि। तो यहाँ जो मोती की विशेषता क्या है कि वह नीला है, पेन कैसा है? काला है, आदमी कैसा है? दुबला है। तो यहाँ दुबला, काला, नीला, ये जो तीनों शब्द जो रेखांकित हैं ये क्या है? विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये मोती, पेन और आदमी जो संज्ञा हैं, संज्ञा शब्द हैं, उनकी विशेषता प्रकट कर रहा है। विशेषण शब्द की पहचान करने के बाद अब हम उसके वेदों के बारे में पढ़ते हैं। विशेषण के भेद: विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की दशा, स्वभाव, आकार, रूप, रंग, गुण व दोष तथा स्वाद आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यदि संज्ञा और सर्वनाम की दशा का बोध कराएं, स्वभाव का बोध कराएं, आकार का बोध कराएं, रूप का, रंग का, गुण का, दोष का, स्वाद का आदि सभी का बोध कराएं, इनमें से किसी एक का भी बोध कराएं, तो वह बोध कराने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी समझते हैं, जैसे कि गुण: अच्छा, शिष्ट, सभ्य, दानी, कर्मठ, ये सब क्या हैं? मनुष्य के गुण हैं। दोष: कंजूस, चोर, झूठा, बुरा, अशिष्ट, असभ्य। स्वभाव कैसा होता है? क्रोधी, हितैषी, उपकारी। गंध: सुगंधित, दुर्गंधित।
प्रभाव, मादक प्रभाव या मोहक, उत्तेजक, आयु, युवा, वृद्ध, बाल, किशोर, ये सब क्या हैं? ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। इसी प्रकार से रूप, दशा, आकार, दिशा, देश, काल, स्पर्श, रंग, स्वाद, ये सब भी क्या कहलाएंगे? गुण ही कहलाएंगे। जैसे कि रूप कैसा है? सुंदर है, जैसे गोलाकार है, चिकना है। दशा, अवस्था उसकी किस प्रकार की है, जैसे आकार गोलाकार है, मोटा है, दुबला, पतला। दिशा, पूर्वी, पश्चिमी। देश, देश से बनने वाले शब्द, जैसे जयपुर से जयपुरी, भारत से भारतीय, जैसे अफ्रीका से बनने वाला अफ्रीकी, चीन से बनने वाला चीनी। काल, काल से संबंधित, जो समय से संबंधित होंगे। स्पर्श करने पर वह किस प्रकार का है? चिकना है, खुरदरा है, रफ है, ऐसे। रंग, काला, पीला, नीला आदि सभी रंग। स्वाद, जैसे स्वाद में नमकीन, मीठा, तीखा, ये सभी। उदाहरण देखते हैं। आम मीठा फल है, तो फल यहाँ पर संज्ञा है और उसकी विशेषता कौन प्रकट करता है? मीठा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं हम। परिवार में राम सभ्य है। परिवार में और भी सदस्य हैं, परंतु राम का जो स्वभाव बताया गया, उसका गुण बताया गया, वह कैसा है? सभ्य है, मतलब अच्छा है। ठीक है। हम इसके बाद परिणामवाचक विशेषण को देखते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की माप, तोल या मात्रा संबंधित ज्ञान कराता है, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 लीटर दूध, कुछ किलो दाल। यहाँ जो यह हमने लिखा सब छात्र, यह कुछ गलती से हो गया, इसे हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ परिमाण का मतलब परिमाण का मतलब होता है माप और तोल या मात्रा, जिसको तोला जा सके, जिसको मापा जा सके, या जिसकी मात्रा प्रदर्शित किया जा सके। छात्रों की मात्रा प्रदर्शित नहीं की जा सकती, उनको गिना जा सकता है, अतः वह किस में दिया जाएगा? वह संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। परिणामवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चय परिणामवाचक और अनिश्चय परिणामवाचक। निश्चय परिणामवाचक जिनको हम निश्चित कर सकते हैं, जैसे 4 लीटर दूध, तो दूध की मात्रा निश्चित की गई है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। जिनको हम निश्चय नहीं कर सकते, जैसे कुछ किलो दाल, कुछ किलो दाल अर्थात दाल कितनी लेनी है? आधा किलो लेनी है, 3 पाव लेनी है, या फिर क्या करना है? 1 किलो लेनी है, मात्रा निश्चित नहीं है। इस प्रकार से। ठीक है जी। अगला देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता प्रकट करे, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अर्थात यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताया जाएगा, गिनती को बताया जाएगा। जैसे कक्षा में 40 छात्र उपस्थित हैं। कितने छात्र उपस्थित हैं? 40। तो 40 जो शब्द है वह क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। परिवार में 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15। तो सदस्य संज्ञा हो गई और 15 क्या होगा? विशेषण होगा। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। जिनकी हम गिनती निश्चित कर सकते हैं वो निश्चय में आ जाएंगे, और जिनकी हम गिनती निश्चित नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ सदस्य हैं, कुछ छात्र हैं, इस प्रकार से कुछ, किसी। अगला आता है सार्वनामिक विशेषण। यदि सर्वनाम संज्ञा की विशेषता प्रकट करें, सर्वनाम किसकी विशेषता प्रकट करे? संज्ञा की, तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अर्थात संज्ञा से पूर्व क्या होगा? सर्वनाम होगा। जैसे वह राधा मेरी बहन है, तो यहाँ वह जो है वह क्या होगा? सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है? संज्ञा आ रही है राधा। इसी प्रकार से इसी शब्द में आगे, इसी वाक्य में आगे शब्द है मेरी, तो यहाँ मेरी भी क्या है? सर्वनाम है, परंतु उसके पीछे क्या आ रहा है? बहिन,
तो बहिन की विशेषता प्रकट करने के कारण वह भी क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह घर बहुत सुंदर है, यहाँ यह जो शब्द है यह घर की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः यहाँ पर यह सर्वनाम न होकर के क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। और विशेष्य क्या होगा, विशेषण शब्द जिनकी विशेषता प्रकट करें उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण शब्द किनकी विशेषता प्रकट करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की। अतः संज्ञा और सर्वनाम को हम क्या कह सकते हैं, विशेष्य कह सकते हैं। प्रश्न है अगला, रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। पहला प्रश्न है, अरविंद बाग में आम खा रहा